खूबसूरत थी, मगर किसी नौकर से बात ना करती। मैं छुप छुप कर उसे देखता रहता। एक दिन उसने मेरी चोरी पकड़ ली और बोली कि तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देखते हो। मैंने सच कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं। तब वो जो बोली, मैं खुशी से पागल हो गया कि अगर अच्छी लगती हूँ तो मुझसे शादी कर लो। लेकिन मैं हैरान हो गया जब वो मुझे शादी करने की जगह की बजाय एक बड़े कमरे में ले आई। 2 कदम अंतर बढ़ते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि अंदर तो मेरा नाम श्याम है। अपने माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था और रोज ही मजदूरी करके अपना गुजारा कर लिया करता था। पापा का तो कई साल पहले मृत्यु हो गया था, जिसकी वजह से मम्मी मुझे अच्छे से पढ़ा नहीं पाई थी। और यही वजह थी कि कोई अच्छी नौकरी भी मेरे पास नहीं थी। घर में 2 ही आदमी थे, मैं और मेरी मम्मी। मैं गांव के चौधरी के घर नौकरी के तौर पर काम करता था। मेरा और मम्मी का अच्छा सा गुजारा हो जाया करता था। मम्मी का कहना था कि अब मैं शादी कर लूं, मगर मुझे अभी ऐसा कोई शौक नहीं था। मुझे अपना अच्छा सा घर बनाना था, उसके बाद ही मुझे कुछ सोचना था। मैं उन लोगों में से नहीं था। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं था जो कि बड़े होते ही शादी की रट लगा लेते हैं। मेरा मानना था कि पहले इंसान जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाए, फिर शादी करे। और मुझे लगता था कि अभी मैं अपना और अपनी माँ के अलावा किसी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं था। इसलिए हम माँ को हर बार लड़की देखने से रोक देता था, जिस पर वो कुछ वक्त के लिए गुस्सा भी हो जाया करती थी, मगर बाद में खुद ही समझकर मान भी जाया करती थी। मुझे अपने गांव में काम करते हुए बहुत साल हो गया था, मगर मालिक ने कोई मदद नहीं की थी। मेरे पापा भी उनके ही मुलाजिम थे और उनके मरने के बाद मुझे उन्होंने नौकरी पर रख लिया था, मगर चंद पैसों के अलावा मुझे वहां से कुछ न मिलता था और उन पैसों से हमारा गुजारा ही हो पाता था। तो अपना अच्छा सा घर बनाने के पैसे कहाँ से आते। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मेरा एक सपना सपना ही रह जाएगा, कि हमारा एक अच्छा सा घर भी हो। चौधरी के यहाँ बहुत सारे नौकर काम किया करते थे और वो सब तो उसी में खुश थे, क्योंकि उनके 2 वक्त का खाना मिल रहा है। उससे आगे ना उनकी जरूरत थी और ना ही उन्होंने कभी उससे आगे की सोच सोची थी। वो लोग बस इसी में खुश हो जाया करते थे और इसी बात का बहुत ज्यादा फायदा उन बड़ों लोगों को होता था, जो कम पैसे में अपने बड़े बड़े काम इन बेचारों गरीबों से करवा लिया करते थे। और वो खुशी खुशी ये काम करने को तैयार हो जाया करते थे। गलती उनकी भी नहीं थी, घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही होता था। और फिर गांव देहात में नौकरियां तो होती ही नहीं, और अगर हो भी तो एक अनपढ़ और जाहिल को कौन रखता है काम पर। उनके लिए तो यही मजदूरी रह जाती है, जो उन्हें कम पैसों में भी करनी पड़ती है। बस यही सोचकर यहाँ के लोग भी कुछ ना बोलते और चौधरी इस बात का अच्छे से फायदा उठाते थे। मगर मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। मेरा दिल करता था यहाँ से कहीं और चले जाने का। इतने साल से मैंने और पापा ने उनकी नौकरी की थी, मगर बदले में क्या मिला था? एक अच्छा सा मकान तक ना बनवा कर दिया था उन लोगों ने। मगर मैं जब भी कहीं जाने की बात करता तो मम्मी मुझे मना कर दिया करती थी। उनका कहना था कि वो कम में ही गुजारा कर लेंगे और खुश भी हैं, मगर अपने बेटे के साथ तो है ना। और हर बार उनकी इसी बात की वजह से मैं अपना फैसला बदल लेता था। मगर अब जो हुआ था उसके बाद तो मुझे फैसला करने में आसानी हो गई थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। मैं फौरन उनको डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी थी, मगर जब वो दवाइयाँ खरीदने गया तो पता चला कि वो काफ़ी महंगी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने चौधरी साहब से बात की, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिस पर उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि अब तुम्हारी माँ की उम्र हो गई है, उसे जाने दो, क्यों इतनी महंगी दवाइयाँ खर्चा करते हो। कुछ दिन की मेहमान है, बस वैसे ही कुछ दिन की दवा ले लो। कोई कैसे किसी की मौत का इस तरह बता सकता था? क्या पता मेरे भगवान ने उनकी उम्र लंबी लिखी हो। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। जैसे तैसे करके किसी दोस्त से पैसे मांगकर मैंने अपनी माँ की दवाइयाँ ली थी, जिससे वह बहुत जल्द ठीक भी हो गई थी।
और मुझे अपने दोस्त का कर्जा वापस करना था, इसलिए मैंने शहर जाने का फैसला किया था, जिस पर मम्मी खुश नहीं थी। मगर मेरे बहुत समझाने पर आखिरी बार वो मान गए थे, मगर सिर्फ इस शर्त पर कि जैसे ही कर्जा वापस हो जाएगा मैं वापस अपने गांव आ जाऊंगा। और मैंने उस वक्त मम्मी को हाँ कह दी थी, मगर ये तो वक्त ही बताता कि मैं वापस आता कि वहीं रह जाता। मगर इस वक्त उनकी बात मानना ही अच्छा लगा था, तो मैंने ऐसा ही किया था और शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वहाँ मेरा एक पुराना दोस्त रहता था, जिसका पता उसने मुझे कुछ साल पहले ही दे दिया था। वो पता मेरे पास अभी तक मौजूद था और मैंने सोच लिया था कि मुझे उसके पास जाना है। मम्मी ने बहुत रोका था, मगर मैं क्या करता, मैं भी मजबूर था। अब यहाँ से निकलकर कुछ तो करना ही था। यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला था। यहीं बैठे रहते तो वो चौधरी ऐसे ही कम पैसों में हमारा इस्तेमाल करता रहता और हम इस्तेमाल होते रहते। गांव में ही हमारे रिश्तेदार थे, जिसने मैंने अपनी गैर मौजूदगी में मम्मी का खास ख्याल रखने को कहा था और अपनी सामान बांधकर शाम को ही शहर के लिए निकल गया था। आज से पहले मैं कभी भी बड़ा शहर नहीं गया था। बचपन में एक बार पापा के साथ गया था, उसके बाद कभी नहीं गया था। हाँ, मगर गांव के पास एक छोटा सा शहर था, सामान लाने के लिए वहां आना जाना लगा रहता था। मुझे घर से निकले एक दिन गुजर गया था और अगली सुबह मैं एक बड़े शहर में मौजूद था। अपने दोस्त का पता मैं साथ लेकर आया था और मुझे घर तलाशने में पूरा एक दिन लग गया था और शाम को जाकर मुझे उस पते पर मौजूद घर मिला था। मगर क्या पता था मेरा दोस्त अभी भी उसी जगह पर रहता हो, मगर वो वहाँ नहीं हुआ तो सारे दिन का गवाना भूल जाना था। लेकिन अगर वो ना मिला तो बहुत मायूसी होना पड़ता। खैर, घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो वही बाहर आया और मुझे देखकर हैरान भी हुआ था। उसने मुझे बहुत बार कहा था कि उसके पास शहर में आकर काम करूं, मगर मैं हमेशा मम्मी की वजह से मना कर देता था। वो भी हमारे गांव का रहने वाला था, जो कुछ साल पहले काम करने शहर आ गया था। मुझे अपने साथ अंदर ले गया और हालचाल की बात की, खाना वगैरह खिलाया। घर में वो अकेला नहीं था, उसकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। इसीलिए मुझे अंदाजा था कि मुझे अपने रहने के लिए कोई और जगह देखनी होगी। उसके घर में 1 या 2 दिन से ज्यादा मैं नहीं रुक सकता था और उसके लिए मुझे जल्द से जल्द ही काम की जरूरत थी। इसलिए मैंने उसे साफ कह दी थी कि मुझे जितनी जल्दी हो सके किसी काम पर लगवा दो। कुछ सोचकर उसने मुझे कहा था कि इसके बारे में कल बात करेंगे, अभी आराम करो। वो मुझे एक कमरे में ले जाकर छोड़कर खुद वापस चला आया था और मैं भी सफर से थका था, इसलिए लेट गया। तभी मुझे मम्मी का ख्याल आया। पता नहीं वो कैसे होंगी, उन्होंने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, क्या कर रही होंगी मेरे बगैर। मैंने जब भी होश संभाला था मम्मी के साथ ही वक्त गुजारा था, कभी उनसे दूर गया नहीं था। और फिर पापा के जाने के बाद तो मेरा सब कुछ मम्मी ही थी और उनका मुझ पर, हम दोनों एक दूसरों के लिए सब कुछ थे। कभी सोचा नहीं था कि मम्मी से इस तरह दूर भी रहना पड़ेगा। सोचा कल से बाहर जाकर कहीं से फोन करके उसका हाल पूछ लूंगा। मेरे पास अपना फोन तो था नहीं, कभी अपना फोन हुआ ही नहीं था, ना कभी जरूरत पड़ी थी और ना ही कभी इतने पैसे हुए थे कि ले सकूं। इसलिए आज बहुत उसका एहसास हो रहा था। शाम से कब रात हुई पता ही नहीं चला था और अब सोने की तैयारी करने लगा था, क्योंकि सुबह मुझे अपने दोस्त से मिलकर कोई काम तलाश करना था, इसलिए अभी सोना जरूरी था। ऊपर से जितना भी थका हुआ था, मुझे कुछ ही देर में नींद आ गई थी। सुबह अपने दोस्त के बुलाने पर आँख खुली और सबसे पहले उठकर नाश्ता किया और उसके बाद मैंने उसे अपने काम की बात की थी। जब उसने मुझे कहा कि तैयार होकर मेरे साथ चलो, एक जगह काम की बात की थी, उसी जगह आज जाना था। अगर वह काम बन गया तो बहुत ही अच्छा बात थी। इसलिए मैंने जल्द से नाश्ता किया
और तैयार करके उसके साथ चलने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में तैयारी करके मैं उसके साथ चल पड़ा था। सबसे पहले तो मुझे घर पर मम्मी को फोन करना था और एक जगह देखकर मैंने मम्मी को फोन किया था और उनका हालचाल पूछकर मुझे तसल्ली हो गई थी। अपना हाल भी उनको बता दिया था और फोन बंद करके मुझे अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ना था। वो मुझे अपने साथ एक बंगले में ले गया था। इतना खूबसूरत बंगला आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। हम दोनों चौकीदार से बात करके घर के अंदर दाखिल हो गए थे। हम दोनों ही बाहर बनी एक जगह पर बैठकर किसी का इंतजार करने लगे थे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि ये घर एक औरत का है। वो अकेली ही इस बड़े घर में रहती हैं, बाकी सारे काम करने वाले थे। लोगों से सुना था कि उसका पति कुछ साल पहले ही मर चुका था और अब वो अकेले ही इस घर में रहती थी। कुछ ही देर बाद एक नौकरानी घर के अंदर से बाहर आई और हमें अपने साथ अंदर चलने को कहा। हम लोग उसके पीछे पीछे घर के अंदर गए। वो घर जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी खूबसूरत था। वो नौकरानी हमें एक बड़े से हॉल में बाहर ले आई थी और अंदर जाने को कहा था। अंदर पैर रखते ही मेरी नजर सामने बैठी एक औरत पड़ गई थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता और उस वक्त यही हाल मेरा भी हुआ था। मैं भी उसे देखकर देखता ही रह गया था। जब उस मालकिन ने हमें अपने सामने देखकर पूछा कि हम दोनों में से यह काम कौन करेगा, जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने फौरन ही मेरा नाम ले लिया था और जबकि उसने कहा था कि उसे खुद ही बात करने दो, क्या ये बोल नहीं सकता। उनकी बात सुनकर मैं जल्दी से बोला कि नहीं नहीं, मैं बोल सकता हूँ। जिस पर उन्होंने कहा कि फिर उनके हर सवाल का जवाब मैं खुद दूं। इस बात पर मेरा दोस्त खामोश हो गया और वह मुझसे कुछ सवाल करने लगी थी। उसने पूछा कि मैं कैसा काम कर सकता हूँ, जिसके जवाब में मैंने कहा था कि मैं कोई भी काम कर लूँगा, मुझसे कोई भी काम करवा ले, मैं कर लूँगा। तब उसने कहा था कि उसे अपने घर में माली की ज़रूरत है। उसका अपना माली कुछ दिन पहले ही मर गया था, इसलिए उसने नई माली की ज़रूरत है। काम आसान था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, रहने के लिए भी जगह मिल रही थी। मैंने कुछ भी सोचे बगैर उस काम के लिए हाँ कर दी और अब उसने जाने को कहा था। उसका कहना था कि कल उसके जगने से पहले ही उसे काम पर नजर आ जाऊं। अब हम दोनों ही उस घर से बाहर की तरफ चल पड़े थे। मेरे दोस्त का कहना था कि मैं खुशकिस्मत हूँ जो इसलिए इतनी जल्दी इतना अच्छा काम मुझे मिल गया था और उसका कहना था कि मैं आज ही अपना सारा सामान यहाँ ले आऊं तो मुझे फिर मुश्किल नहीं होगी। उसकी बात भी सही थी और मैंने ऐसा ही किया था। अपना सारा सामान अपने दोस्त के घर से उठाकर बंगले में ले आया था और वहाँ के एक नौकर ने मुझे एक कमरा दिखा दिया था जहाँ मुझे रहना था। कमरा भी अच्छा था। मैंने अपना सारा सामान वहाँ सेट कर लिया था और अब मुझे कल से अपने काम पर जाना था। मैं खुश था और पूरा सुकून भी था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मुझे जल्दी काम मिल गया था और रहने का मसला भी हल हो गया था, वरना तो कब तक मैं अपने दोस्त के घर पर पड़ा रहता। उसकी भी अपनी फैमिली थी, वो भी आखिर कब तक मुझे अपने घर में रख सकता था। और ऊपर से मेरे इतने पास पैसे नहीं थे कि अलग से कहीं रह सकता। ऐसे में एक काम मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं था। रात गुजारकर सुबह मालिक के कहने के मुताबिक उनके जगने से पहले मैंने अपना काम संभाल लिया था। घर काफी बड़ा था और फूल पौधे भी काफी ज्यादा थे, मगर उनकी हालत अच्छी नहीं थी। उसकी वजह से माली नहीं था और वह सब मेरी जिम्मेदारी थे। मुझे इन सब को फिर से हरा भरा और खूबसूरत बनाना था। मुझे दिल लगाकर यह काम करना था ताकि मालकिन मेरे काम से खुश होकर मुझे पक्का पक्का काम पर रख ले। और मैंने ऐसा ही किया था। सुबह होते ही अपने काम पर लग गया था। मालकिन जो काफी देर बाद घर के अंदर से बाहर आई थी और मुझे काम पर करता देख चुकी थी। सब नौकर अपने अपने कामों में लगे थे और सबको एक नजर देखकर मेरे पास आई थी और बोली थी कि अच्छा किया जो मेरे आने से पहले आ गए।
उसका कहना था कि उसे ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो वक्त पर अपना काम करते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं और मानते हैं। वो इतना कहकर वहां से चली गई थी और मैं दोबारा से अपने काम पर लग गया था। मुझे यह काम करते हुए 2 दिन गुजर गए थे और इन 2 दिनों में मैंने एक चीज पर गौर किया था कि यहाँ काम करने वाले नौकर किसी से भी ज्यादा बात नहीं करते थे। आपस में भी कोई बात नहीं करता था। मैं अगर किसी से बात करता तो बहुत ही कम जवाब मिलता था, वरना कोई जवाब नहीं देता था। और इस बात पर मुझे हैरत थी। सब नौकर जो यहाँ काम करते थे यही घर के एक साइड पर बने छोटे छोटे कमरे में रहते थे। कोई भी नौकर बाहर से नहीं आता और ना ही बाहर जाया करता था। सब इधर रहते थे। मालकिन भी घर से बाहर कहीं नहीं गई थी, वो भी घर के अंदर ही रहती थी। सब सुबह एक बार बाहर चक्कर लगाती और सब नौकर का काम करता देखकर वापस चली जाया करती थी और फिर शाम को ही कभी कभार आया करती थी। किसी नौकर से वो ज्यादा बात नहीं करती थी। अब मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 हफ्ता होने को था और इस 1 हफ्ते में ना तो कोई इस घर से बाहर गया था और ना ही घर के कोई इंसान नौकर बाहर गया था। मालकिन बहुत ही खूबसूरत थी और ना चाहते हुए भी जब वो मेरे सामने आती तो मैं उसे देखने लगता था और अक्सर उसे छुप छुप कर देखने की भी मेरी आदत सी बनती जा रही थी। और जब भी शाम को बाहर अक्सर बैठती तो मैं पौधे के पीछे छुप छुप कर उन्हें देखता रहता था। मुझे लगता था कि इस तरह उन्हें देखने से पता नहीं चलेगा, मगर शायद मैं गलत था। उसे तो शायद मेरी हर हरकत का पता चल गया था। ऐसा नहीं था कि मुझे लड़कियां या औरत को देखने की आदत थी। मेरी माँ ने मेरी परवरिश ऐसी नहीं की थी कि मैं इस तरह छुप छुप कर किसी को देखता। आज से पहले मैंने कभी औरत को इस तरह देखा नहीं था, मगर पता नहीं मालकिन में ऐसा क्या बात थी। और जब भी मुझे नजर आती तो उसे देखने नजर पलटना भी भूल जाया करती थी और मैं हमेशा छुप छुप कर उसे देखता रहता था और इसी सोच में था कि किसी को भी इस बात का पता नहीं होगा। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और मुझे दिन पे दिन मालकिन और अच्छी लगने लगी थी। एक दिन इसी तरह मैं छुप कर मालकिन को देख रहा था और फिर कुछ ही देर बाद वो मालकिन जगह से उठकर मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। मुझे लगा कोई काम होगा, तभी वह इस तरफ आ रही है। मेरे पास आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम रोज मुझे छुप छुप कर क्यों देखते हो। उनके इस तरह सवाल पर मुझे हैरत हुई थी और डर भी लग रहा था कि कहीं वह मुझे काम से निकाल ना दे। मुझे अपने आप पर रहकर गुस्सा आ रहा था कि क्या जरूरत थी मुझे ये हरकत करने की। क्या सोचेगी वो, पता नहीं मेरे साथ वो क्या करेंगी। मैं शर्मिंदगी से सर नीचे झुका लिया था जब उसने दोबारा से पूछा था कि तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देखते हो। और अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने सच बोलना ही बेहतर समझा और बिना सोचे समझे कह दिया था कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं छुप छुप कर आपको देखता हूँ। यह कहकर मैं खामोश हो गया था और उसके बोलने का इंतजार करने लगा था। जब वो बोली तो मुझे हैरत का सख्त झटका लगा था। उसने बात सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तो खुशी से पागल हो गया था जब उसने कहा कि अगर मैं उसे अच्छी लगती हूँ तो मुझसे शादी कर लो। पहले तो मुझे लगा वो मुझसे कोई मजाक कर रही है, मगर बाद में जब दोबारा उसने यही बात की तो मैंने भी सोचे बगैर हाँ कह दी और कहा कि मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ। जब वो कहेंगी मैं उनसे शादी कर लूंगा। और मेरी बात पर वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाकर वापस अंदर की तरफ चल पड़ी थी। और मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने इस बार फिर मम्मी से पूछने की हिम्मत नहीं की। सोचा अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा। सोचा जब शादी हो जाएगी तो मम्मी को बता दूंगा, वो कुछ नहीं कहेंगी, मान जाएंगी। मुझे इस बात का तो पूरा यकीन था और अब मैं पूरा सुकून था। सारी रात मैं खुशी से नींद नहीं आ रही थी। अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। कहाँ मैं एक गरीब लड़का था और कहाँ वो इतने संपत्ति की मालकिन और एक खूबसूरत औरत। उसे तो कोई भी शादी कर लेता, फिर वह मुझसे क्यों शादी कर रही थी।
इस बात को मुझे सोचना चाहिए था, मगर मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था और अपने आप को हालात के समुद्र कर दिया था। अगले दिन मालकिन जब दोबारा बाहर आई तो मेरे पास आई थी और मुझसे शादी को कहा था। मुझसे पूछा था कि क्या मैं उसे शादी करने को तैयार हूँ, जिसके जवाब में मैंने हाँ कर दी थी और वह मुझे अपने साथ चलने को कहने लगी थी। मुझे खुशी थी कि आज ही शादी हो जाएगी, मगर उस वक्त मुझे हैरत हुई थी जब वो मुझे शादी करने की जगह के बजाय घर के अंदर एक बड़े से कैद खाने में ले गई थी और 2 कदम अंदर बढ़ाने पर मेरी जान निकल गई, क्योंकि अंदर तो मेरे जैसे और भी बहुत से नौकर लड़के मौजूद थे। कैद खाने में हल्की रोशनी थी, ज्यादा अंधेरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह सब जिंदा भी है या मुर्दा, और वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर उसे देखा और उससे पूछा था कि मुझसे शादी करने वाली थी तो फिर वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई थी, जिसके जवाब में वो खामोश रही थी और मुझे इंतजार करने को कहकर वापस पलट गई थी, जबकि मुझे वहाँ छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फिर लगा क्या पता वो कोई मेरा इम्तिहान ले रही होंगी। शादी से पहले क्या पता वो मुझे आजमाना चाहती थी। यही सोचकर मैं खामोशी से एक कोने में जाकर बैठ गया था और अपने साथ होने वाली अगली कार्रवाई का इंतजार करने लगा था। इनके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे यहाँ बैठे हुए एक रात गुजर गई थी और सुबह एक नौकर आकर मुझे खाना दे गई थी। वो जब जाने लगी थी तो मैंने उनसे पूछा था कि मालकिन कहाँ है, जिसके जवाब में वो खामोश रही और कोई भी जवाब दिए बगैर वो वहाँ से जा चुकी थी। मैं कल भी भूखा था, इसलिए जल्दी से खाने की ट्रे को उठाकर खाना खाने बैठ गया था। जो भी था, अब खाना नहीं छोड़ सकता था और वैसे भी खाना ना खाने से कौन सा मसला हल निकलने वाला था। यही सोचकर खाना तो खा लिया था और अब फिर से बैठ गया था। वहाँ मौजूद बाकी लड़कों भी खामोशी से एक कोने में बैठे थे। वो सभी दूल्हे के कपड़े में थे, जैसे उनको उनकी शादी से उठाकर लाया गया हो। मुझे अब उनकी इस बात का कुछ समझ नहीं आई थी। अब तो मुझे सारे हालात से डर महसूस होने लगा था। दिल चाहता था जल्द से जल्द यहाँ से दूर भाग जाऊं। मुझे कितने दिन यहाँ आए हुए गुजर गए थे, कुछ पता नहीं था। बस सुबह शाम एक नौकर आकर खाना दे जाता और मैं खा लेता। मालकिन तो उस दिन के बाद दोबारा कभी नहीं आई थी। मैंने इस पूरे कैद खाने में देख लिया था, मगर कहीं भी यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आज सुबह जब नौकर खाना देने आए तो साथ में मालकिन भी थी। उसे देखकर दिल में एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद अब मेरा इम्तिहान खत्म हो गया हो और मुझे रिहाई मिल जाए। नौकरानी खाना रखकर चली गई थी जब मालकिन मेरे सामने आई खड़ी हुई और मुझसे कहने लगी कि आज रात को उसका मेरे साथ विवाह और यही बात बताने के लिए आई है। उसका कहना था कि शाम को मुझे यहीं से बाहर ले जाएंगी। मैंने शुक्र का सांस लिया था, मगर एक सवाल जो कब से मेरे दिमाग में था वो मैंने पूछ ही लिया था कि उन्होंने मुझे इतने दिन से यहाँ क्यों रखा था, और यह जो दूसरे लड़कों थे ये कौन थे, इस सब के पीछे कहानी क्या थी। मालकिन वापस जाने की पलटी थी, मगर मेरी बात सुनकर रुकी और मुझे देखने लगी थी। उनके बाद उसने कहा कि यह एक लंबी बात है और उसके पास इतना वक्त नहीं है, जिस पर मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे जानना है। अगर वो मुझसे सच नहीं बताएंगी तो मैं शादी नहीं करूँगा। मेरी बात पर वो मुस्कुराए थे और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी और कहा था कि चलो तुम्हें बता देती हूँ, क्या याद करोगे, इंसान की एक ख्वाहिश तो पूरी होनी चाहिए। यह कहकर वह मुझे बताने लगी कि आज से कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी इस घर में मालिक से। वो मालकिन और मालिक एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मालकिन मालिक से बेहतर प्यार करती थी, बल्कि और ऐसा कहा जाए कि सबसे ज्यादा प्यार वो मालिक से ही करती थी।
मालिक भी मालकिन से प्यार तो बहुत करते थे, मगर शादी से मना कर दिया था। वो मालकिन से शादी नहीं करना चाहते थे। मालकिन को उनकी बात समझ नहीं आई थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। मालकिन ने बताया कि उन्होंने मरने की धमकी देकर उनको शादी के लिए मना लिया था और वो मान गए थे। मालकिन ने बताया कि वो बहुत खुश थी इस शादी को लेकर, और होती क्यों ना, वो मालिक से इतना प्यार जो करती थी। उन्होंने बताया कि मालिक से उनकी शादी हो गई थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की पहली रात ही मालिक उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए और बाद में मालकिन को पता चला कि मालिक को कोई जानलेवा बीमारी थी, इसलिए वो मालकिन से शादी नहीं करना चाहते थे। मगर मालकिन की जिद की वजह से उन्होंने ये शादी कर ली थी और जाते जाते अपनी सारी दौलत मालकिन के नाम कर गए थे, ताकि उन्हें आगे जिंदगी में कोई ना मुश्किल हो। मालकिन ने मुझे बताया कि वो इतने बहुत प्यार करती थी और इस तरह इतनी आसानी से उनके बगैर कैसे रह सकती हैं। मालकिन जुनून की हद तक मालिक से मोहब्बत करती थी। वो उसकी मोहब्बत में पागल सी हो गई थी। वो कैसे भी करके मालिक को वापस लाना चाहती थी और इसलिए उन्होंने एक बाबा का सहारा लिया था। उन्होंने एक बड़े बाबा से बात की थी और उसने जो उसे बताया था एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक था। उस बाबा ने बताया था कि उसने मालिक को वापस जिंदा करने के लिए उसे 10 नौजवान लड़कों से पहले शादी करनी होगी और शादी की पहली रात ही उसको एक कैद खाने में बंद करना होगा। ऐसा करने से मालिक उसे वापस मिल जाएंगे। मालकिन ने बताया कि वह 9 लड़कों को शादी करके पहली रात ही यहाँ कैद कर चुकी है और अब उसकी बारी थी। मैं वो 10वां लड़का था। मुझसे शादी करके कैद करने के बाद वो अपने काम में कामयाब हो जाएंगी और उसका मालिक उसे वापस मिल जाएगा। मुझे उनकी बात सुनकर हैरत का झटका लगा था। ये औरत किस किस्म की सोच रखती थी, क्या फालतू बातें कर रही थी। मुझे तो उसकी दिमागी की हालत पर शक हुआ था। वो सच में जुनून औरत थी और मुझे समझ आ गया था कि वो लड़के जो दूल्हे के कपड़े में यहाँ मौजूद थे और अब वो मेरा भी यही अंजाम होने वाला था। मुझे अब सही मायने में डर महसूस हुआ था। मालिक ने कहा था कि उसने मुझे यह सब इसलिए बताया था कि वो आखिरी लड़का था। मुझसे पहले ये राज उसने किसी को नहीं बताया था और अब वो मेरे साथ यही करने वाली थी जो आज से पहले उसने बाकी सब लोगों के साथ किया था। मुझे अपने अंजाम से ज्यादा उस पागल औरत की अंजाम की फिक्र थी। वो जो कुछ कर रही थी उसका पागलपन पर बहुत बुरा होने वाला था। तो मुझे सारी बात बताकर अभी तसल्ली और इम्तिहान से बैठी थी और अब उठकर जाने लगी थी और जाते जाते मुझे बोल गई थी कि आज शाम को मैं तैयार रहूं, वो मुझे लेने आएंगी। उसके चेहरे से खुशी जाहिर हो रही थी और अब वो बाहर की तरफ बढ़ गई थी। मुझे अभी भी उसके कहे बातों पर हैरत हो रही थी कि कोई कैसे इस किस्म की सोच रख सकता है। आज के दौर में कौन ऐसा सोच सकता है। उसके जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं। मौत तो जैसे सर पर आ खड़ी थी, जिससे भागकर भी नहीं जा सकता था। इंतजार था उस वक्त का जब उस कैद खाने से मुझे बाहर निकाला जाता, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता था। इंतजार करते करते आखिरकार शाम हो ही गई थी और उस वक्त आ गया था जब मुझे बाहर ले जाया जा रहा था। एक नौकर आकर कैद खाने का दरवाजा खोला और मुझे बाहर जाने को कहा था। मैं खामोशी से बाहर निकला और आज जाने कितने दिन बाद मैंने बाहर की दुनिया देखी थी। बाहर आने के बाद उस नौकर ने मुझे अपने पीछे आने को कहा था और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। उसने एक कमरे के बाहर आकर मुझे अंदर जाने को कहा और खुद वापस चली गई। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया, जहां मुझे मालकिन सामने ही सोफे पर बैठी नजर आई थी। मुझे देखकर वह अपनी जगह से उठकर मेरे पास आई थी और बेड पर पड़ा एक सूट मेरे तरफ बढ़ा दिया था। वो सूट शादी की शेरवानी थी। उसने मुझे कहा कि इसे पहनकर तैयार हो जाओ।
कुछ देर बाद ही उनका विवाह था। वो मुस्कुराते हुए मुझे वह सूट देती कमरे से बाहर निकल गई थी। जब मैंने इधर उधर देखा कि कोई तो रास्ता होगा बाहर जाने का, कोई खिड़की कुछ तो होगा, मगर वहाँ कुछ नहीं था और दरवाजा भी बाहर से बंद था। अब मेरे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने वो सूट उठाया और लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ ही देर बाद मैं बाहर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा था। आज अगर मेरी असली शादी होती तो मुझे इन कपड़ों में देखकर मेरी मम्मी कितनी खुश होती। उनका कितना अरमान था मुझे ऐसे देखने का, मगर अब शायद वो मुझे कभी ना देख सकती। मैंने बेदिली से वो सारी तैयारी की थी। कौन अपनी मौत पर खुशी खुशी तैयार होता है? ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे दरवाजा खुलने की आवाज़ आई थी और मुझे अपने सामने एक सजी सावरी दुल्हन दिखाई दी थी। वो मालकिन ही थी। वो खुद को तैयार होकर आ गई थी और अब मुझे अपने साथ बाहर चलने को कहा था, जहाँ विवाह के लिए पंडित जी इंतजार कर रहे थे। अब वह दोनों नीचे बने हॉल में मौजूद थे। वहाँ मेरे मालिक का पंडित और एक दो और नौकर के अलावा कोई नहीं था। सारा हॉल खाली था। विवाह शुरू हो चुका था और इससे पहले कि ये सब होता किसी ने आकर सब कुछ रोक दिया था। आने वालों को देखकर यह मालकिन का रंग उड़ गया था। वही मेरे चेहरे पर खुशियाँ आ रही थी, क्योंकि वह आने वाला और कोई नहीं मेरा दोस्त था, जो अपने साथ पुलिस को लेकर आया था। पुलिस को उसने सब कुछ बताया था कि किस तरह मालकिन नौजवान लड़कों से शादी करके उनको कैद कर देती हैं। पुलिस ने वहाँ मौजूद सब लोगों को ही पकड़ लिया था और मेरे बताने के मुताबिक कैद खाने की भी तलाशी ली थी, जिससे सब लड़के उनको मिल गए थे और मेरी जान भी बच गई थी। जाते जाते मालकिन ने मुझसे पूछा था कि ये लोग कैसे यहाँ आए, उनको किसने बताया था? सब अगर इसने बताया तो कैसे बताया था? तुम तो इस घर से बाहर गए ही नहीं थे। इनके बात भी ठीक थी। मैं तो इस घर से बाहर गया ही नहीं था और ना ही कोई मुझसे मिलने आया था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ था? जिस पर मैंने बताया कि जब मैं पहला दिन यहाँ पर काम करने आया था, उसी वक्त रास्ते में जब मैंने मम्मी से बात की थी, उसी वक्त मेरे दोस्त को पता चल गया था कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। उसके पास 2 फ़ोन थे, जिसमें से एक फ़ोन उसने मुझे दे दिया था और वही फ़ोन उसी वक्त मेरे पास था जिस वक्त मालकिन ने मुझे इस कैद खाने में बंद किया था। उस वक्त मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकता था, क्योंकि उस वक्त कोई आता तो कोई फायदा ना होता। हम लोग तो होते कैद खाने में, पूरा घर तो खाली था। मालकिन तो कह देती कि यहाँ तो कोई नहीं है, इसलिए उस वक्त मैं खामोशी रहा और सही वक्त का इंतजार करने लगा था। और जब मालकिन ने मुझे यहाँ से बाहर निकालकर शादी को कहा तो मुझे लगा सही वक्त था, जब मालकिन की असलियत सबके सामने लाई जा सकती थी। इसलिए मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके यहाँ आने को कहा और अपने साथ पुलिस लाने को कहा था, और उसने ऐसा ही किया था, जिससे वह पकड़ी गई थी। उसने मासूम लोगों की जान ली थी, जिसके जुर्म में उसे सजा मिल गई थी और यह पता चला था कि वह नॉर्मल औरत नहीं थी। अपनी मोहब्बत पाने की जुनून में मरीज बन गई थी। उसकी सजा के साथ साथ उसका इलाज भी चल रहा था और मुझे उसको पकड़वाने के लिए इनाम दिया गया था, जिस पर मैंने यहाँ अपना एक छोटा सा काम शुरू कर दिया था और गांव जाकर माँ को भी अपने साथ ले आया था। अब मम्मी को भी एक अच्छे से अस्पताल में इलाज हो रहा था और जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। काम अपना था, किसी की नौकरी भी अब नहीं करनी पड़ती थी और पैसे भी अच्छे कमा लेता था। कहते हैं कोई भी चीज़ जब हद से बढ़ जाती है तो वह नुकसान उठाता है। किसी अपने का खो जाना किसी मुसीबत से कम नहीं होता, मगर उस पर सब्र करना सीखें और याद रखें हमारा दिन हमें क्या सिखाता है कि जो लोग हमसे जुदा होते हैं वो दोबारा लौटकर नहीं आ सकते। और एक हिंदू का यही धर्म है, अपना धर्म मजबूत रखें, किसी भी ऐसी वैसी बातें पर उसे कमज़ोर मत पड़ने दें। मोहब्बत करें, दूसरों में मोहब्बत में बांटें, मगर अपने हद को कभी पार ना करें। धन्यवाद दोस्तों।